नमस्कार। खबर पर नजर के इस विशेष अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और खबर पर नजर में हम उन तमाम खबरों को समेटकर आपके पास लेकर आते हैं जिनके बारे में जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है और जिनको दिन भर हमारे रिपोर्टर्स ने फॉलो किया है। तो क्या है उनका विश्लेषण, क्या है उनका मत, इन खबरों पर यह भी जानेंगे। कैबिनेट के प्रमुख फैसलों के बारे में हम बताएंगे। किसानों को विशेष राहत दी गई है, किस तरह से राहत मिली है जानेंगे अपने संवाददाता के जरिए। साथ ही साथ कुछ सियासत की बात करेंगे। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जोरदार सियासी हमला बोला है, क्या है यह आरोप, इसके बारे में बात करेंगे। और शेयर बाजार की बात करेंगे, यहाँ जबरदस्त तेजी देखने को मिली है, रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे हैं शेयर बाजार, इसकी बात भी करेंगे। तो सबसे पहले कैबिनेट के फैसले की बात करते हैं। नेशनल मीडिया सेंटर पर आज हुई कैबिनेट की बैठक के बाद कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा अन्नदाताओं के पक्ष में रहे हैं, किसानों को प्राथमिकता दी गई है। इसके चलते गन्ना किसानों के लिए अहम फैसला लिया गया है। गन्ना खरीद मूल्य को 315 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। पहले स्टेट से, स्टेक होल्डर से, सबसे इनके सुझाव और रिकमेंडेशन लेने के बाद गन्ने की उत्पादन लागत व अन्य बाय प्रोडक्ट जैसे कि गुड़, गन्ने की खोई, लेकिन अगर आप पुराने आंकड़ों को देखेंगे तो 2013-14 में 210 रुपए प्रति क्विंटल इसका रेट था, जो आज बढ़कर 315 रुपए प्रति क्विंटल हुआ है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना का फैसला लिया गया है और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023 को मंजूरी दी गई है। इसको संसद में पेश किया जाएगा जिससे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप अनुसंधान पर जोर दिया जाएगा। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, इसकी स्थापना का निर्णय अब इसके लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023 इसको पार्लियामेंट में लाया जाएगा और जो हमारा साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड एक्ट 2008 है उसको रिपील किया जाएगा। तो अनुसंधान की जब बात आती तो रिसर्च को बल देने के लिए आज मंत्रिमंडल ने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023 को संसद में प्रस्तुत करने की अनुमति दी है। और नेशनल मीडिया सेंटर पर आज कैबिनेट की बैठक के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी गई और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि किसानों के लिए 3,70,000 करोड़ रुपए के किसान पैकेज की घोषणा की गई है। मोदी जी ने आज किसानों के लिए 3,70,000 करोड़ का एक पैकेज घोषित किया है। ये पैकेज का 4 कंपोनेंट है। एक है हमारी यूरिया स्कीम जो 2025 तक यानी कि 22-23, 23-24 और 24-25 3 साल के लिए 3,68,000 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि अनावश्यक उर्वरकों के उपयोग को रोकने के लिए वैकल्पिक उर्वरक के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रणाम योजना का ऐलान किया गया है। रासायनिक उर्वरकों के कम उपयोग से जो सब्सिडी बचेगी वो राशि राज्यों को मदद के तौर पर दी जाएगी। पीएम प्रणाम एक ऐसी स्कीम है जो आज तक फर्टिलाइजर सेक्टर सामान्यतः इस सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है, ऐसा करके स्टेट की ओर से सॉइल को बचाने के लिए, फर्टिलाइज़र का सस्टेनेबल यूज़ करने के लिए, बैलेंस फर्टिलाइज़र यूज़ के लिए जो समग्र देश में एक साथ में प्रयास हो उसको सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार भी उसमें एकदम रुचि के साथ जुड़े, इस उद्देश्य के साथ पीएम प्रणाम योजना लाई गई है। पीएम प्रणाम योजना के तहत जो राज्य अल्टरनेट फर्टिलाइजर का उपयोग करेगा, केमिकल फर्टिलाइजर का कंजप्शन कम करेगा, ऐसे राज्यों को वो जो सब्सिडी बचती है स्टेट गवर्नमेंट को सपोर्ट के लिए दी जाएगी ताकि ये राशि का उपयोग करके स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट में अल्टरनेट फर्टिलाइजर को बढ़ावा दे। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, किस तरह से देखते हैं कैबिनेट के फैसलों को और खास तौर पर किसानों के लिए, क्योंकि किसानों के चेहरों पर मुस्कान जरूर आई होगी केंद्र सरकार के कैबिनेट के इस फैसले से।
निखिल, देखिए, आज के कैबिनेट के फैसले एक तरह से कहें तो किसानों के लिए बहुत राहत और खुशखबरी लेकर आए हैं। गन्ने की एफआरपी से जुड़ा फैसला अगर आप देखें तो हम देख रहे हैं कि साल दर साल उसमें बढ़ोतरी हो रही है और अब इसे बढ़ाकर 315 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि ये एक जो कीमत होती है जो केंद्र सरकार तय करती है, कई राज्य अलग से उस पर एसएपी जारी करते हैं, स्टेट की जो प्राइस है वो इससे ज्यादा होती है। तो हम देखेंगे कि गन्ना किसानों को ज्यादा कीमत मिलने वाली है। इसमें महत्वपूर्ण यह है कि न केवल गन्ने की कीमत सरकार हर साल बढ़ा रही है ज्यादा, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसानों को समय पर भुगतान हो। यह बताया गया है कि पिछले 5-6 वर्षों में 99.99 मतलब करीब करीब पूरा भुगतान किया गया है गन्ना किसानों को, और बैकलॉग भी क्लियर किया गया है। 2014 से पहले जो स्थिति थी वो पूरी तरह से बदल गई है, जब गन्ना किसानों का लंबा बकाया रहता था, उनको भुगतान देरी से होता था। और अब हम देख रहे हैं कि जब से एथेनॉल 10% पेट्रोल में मिलाने का फैसला हुआ है, उससे जो गन्ना मिल है, जो चीनी मिल है, उनकी सेहत सुधरी है, चीनी मिल में काम करने वाले लोगों का जीवन बेहतर हुआ है, गन्ना किसानों को तय समय पर भुगतान होता है, और सरकार ने तमाम जो प्रोत्साहन दिया चीनी सेक्टर को, चीनी मिलों को और गन्ना किसानों को, उससे हम देख रहे हैं कि गन्ने की पैदावार बढ़ी है और साथ ही साथ ज्यादा पैसा हर साल गन्ना की पेराई जब होती है तब किसानों के खातों में सीधे तौर पे जाता है। अगर यूपीए से तुलना करें तो ये रकम बहुत ज्यादा हो जाती है, एक तरह से कहें कई गुना हो गई है अगर 2014 से पहले की बात करें और अब बात करें तो निश्चित तौर पर गन्ना किसानों को इसका बहुत फायदा होगा। 10 रुपये प्रति क्विंटल की सीधी बढ़ोतरी की गई है एफआरपी में, जिसे हम कहते हैं उचित और लाभकारी मूल्य। दूसरी बात यह है कि एक जो बहुत बड़ा फैसला किया गया है, पीएम प्रणाम योजना को मंजूरी दी गई है और 3 सालों तक हम जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जो महंगे उर्वरक के बावजूद जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम आयातित करते हैं, देश में सुनिश्चित करता है कि किसानों पर उसका बोझ ना पड़े। केंद्र सरकार उस बोझ को वहन करती है, बढ़ी हुई कीमत के बावजूद जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई उसके बावजूद हमने देखा कि उसके लिए सब्सिडी दी गई, और वही कहा गया कि अगले 3 साल तक ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो मौजूदा कीमत है यूरिया की, वही कीमत किसानों को चुकानी पड़े। तो एक बहुत बड़ा फैसला है। 3,68,000 करोड़ की यूरिया सब्सिडी का ऐलान किया गया है 3 सालों के लिए। तो 2025 तक हम देखेंगे कि किसानों को यूरिया पर अतिरिक्त कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। लेकिन इससे भी बड़ा एक जो फैसला है जिसका बहुत लंबे समय में असर आएगा और जो बहुत जरूरी है देश के किसानों के खेती बाड़ी की सुरक्षा के लिए, उनकी खेती बाड़ी की जो मिट्टी है खेत की वो बेहतर हो, स्वास्थ्य उसका सही रहे, लंबे समय में देश का जो कृषि उत्पादन है उस पर एक अच्छा असर आए, इन सब के लिए एक जो योजना शुरू की गई है जिससे किसानों की जो मिट्टी है उसका सेहत अच्छी हो और रासायनिक खादों का एक तरह से कम इस्तेमाल हो या संतुलित इस्तेमाल हो। अभी देखने को क्या मिलता है कि किसान ज्यादातर यूरिया का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर देते हैं, जबकि बाकी खाद का इस्तेमाल जरूरत होती है, और रासायनिक खादों की जगह पर जो जैविक खाद है, जो प्राकृतिक खेती है, उसे कम अपनाते हैं निखिल। तो इसमें अब इस योजना में क्या होगा कि राज्य सरकारों को यह कहा गया है कि अगर आप ऐसी योजना लागू करते हैं, अगर आप इस तरह से कोई कार्यक्रम चलाते हैं जिसमें रासायनिक खादों का इस्तेमाल आपके राज्य में कम होता है, तो उससे अगर कोई सब्सिडी बचती है, मान लीजिए अगर 3,000 करोड़ रुपए किसी राज्य को बचता है तो 1,500 करोड़ रुपए सीधे राज्य को दे दिया जाएगा। वो किसानों को उसे मदद दे सकते हैं, वैकल्पिक खाद के इस्तेमाल के लिए योजनाएं चला सकते हैं, जो गोबर गैस की योजना है उसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो यानी प्राकृतिक खेती और जो प्राकृतिक खाद है, जैविक खाद है, उसका इस्तेमाल कैसे बेहतर हो, खेती बाड़ी में जो जमीन की जो सेहत है वो बेहतर हो और लंबे समय में उत्पादन बेहतर हो, उस तरफ काम किया जाएगा। जी, एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना का फैसला भी लिया गया है, इसको किस तरह से देखते हैं, ये क्या है? जी देखिए, समग्र तौर पर रिसर्च हो, रिसर्च की हमारी जो जरूरतें हैं, कैसे उनका इस्तेमाल बेहतर तरीके से किया जा सकता है, उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। एक बिल लाया जाएगा और इसमें गवर्निंग बॉडी बनाई जाएगी जो तमाम अहम फैसले लेगी। तो निश्चित तौर पर देश में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए इसका फैसला किया गया है कि इससे जुड़ा एक बिल उसको मंजूरी दी गई है, जिसमें हम देखेंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर एक रिसर्च फाउंडेशन, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी, जिससे देश में रिसर्च, मतलब वैज्ञानिक रिसर्च और तमाम जो तकनीकी रिसर्च होता है उसको बढ़ावा मिलेगा।
जी, निश्चित तौर पर इसके साथ ही साथ जिस तरह से अनावश्यक उर्वरकों के रोग की बात हुई है, उसी के साथ साथ जो जैविक खाद है या जो दूसरे जो तरीके हैं उनको भी बढ़ाने की बात कही गई है। किस तरह से देखते हैं कैबिनेट के इन दूसरे फैसलों को? ये देखिए, ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना, हम देख रहे हैं कि ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना, उस पर मोदी सरकार बहुत काम करती रही। अब एक बड़ी योजना के तहत, जिसको बजट में एक ऐलान किया गया था, पीएम प्रणाम योजना, उसको मंजूरी मिली है। उससे होगा क्या कि राज्य प्रोत्साहित होंगे कि वो अपने किसानों को कहें कुछ ऐसी योजना लाएं, कुछ ऐसे स्कीम लाएं, किसानों के बीच अवेयरनेस लाएं कि वो रासायनिक खादों का कम से कम इस्तेमाल करें, जिससे उनकी खेती बाड़ी संरक्षित रहे, उनके जो खेती की जमीन हो वो सही रहे। जैविक खाद का इस्तेमाल करें, खुद खाद किस स्तर पर बना सकते हैं, उस तरफ प्रोत्साहन दिया जाए। तो उससे होगा क्या कि रासायनिक खादों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम होगा, जैविक खादों का इस्तेमाल बढ़ेगा, खेतीबाड़ी की सेहत बेहतर होगी और लंबे समय में उसका उत्पादन पर भी बेहतर असर देखने को मिल सकता है। तो एक समग्र योजना है जो पीएम प्रणाम योजना के नाम से उसको मंजूरी दी गई है, जिसका ऐलान किया गया। जी, एक बात और आपने जो गन्ना किसानों के साथ में जोड़ी थी, एथेनॉल का उत्पादन। अब ये बताया गया है कि एथेनॉल का जो पेट्रोल में ब्लेंडिंग है वो 10% से अधिक हो गई है। क्या कुछ इससे फर्क पड़ रहा है? क्या ओवरऑल सिनेरियो इससे बनता है? देखिए, 3 फर्क इससे पड़ता है। पहली बात तो है कि चीनी एक ऐसा उत्पाद है जिसमें हम देखते हैं उसकी कीमतों में बहुत उतार चढ़ाव आता रहता है। तो होता क्या था कि चीनी मिलों को संकट का सामना करना पड़ता था। जब अचानक चीनी के भाव बाजार में कम हो जाते थे तो किसानों का भुगतान रुक जाता था। जब से एथेनॉल के मिश्रण की बात हुई पेट्रोल में और उसको चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया गया, पहले 5%, उसके बाद 10%, तो हुआ क्या है कि उसका एक फायदा चीनी मिलों को हुआ है, यानी उनकी सेहत सुधरी है और गन्ने से उनका जो लाभ है वो बढ़ा है, जिसकी वजह से वो किसानों को तुरंत भुगतान करने की क्षमता उनमें आई है और किसानों का जो भुगतान है वो अब अटक नहीं रहा। हम देखते हैं कि तय समय में 15 दिन में अधिकांश राज्यों में किसानों के गन्ने का भुगतान हो जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया जब ये गन्ना किसानों का भुगतान जो है, गन्ने का भुगतान अपने आप में बहुत बड़ी समस्या और राजनीतिक रूप लेता था। कई बार किसानों की इसमें गोलीबारी भी हुई है राज्यों की तरफ से और मौत तक हो जाती थी। बिल्कुल, हम यही कह रहे हैं कि उस तरह से आप देखें कि समस्या का समाधान हुआ है कि किसानों को समय पर हम देखते हैं कि भुगतान होता है और चीनी उद्योग का जो संकट है वो अब धीरे धीरे खत्म सा हो गया। आप देखिए, जो चीनी कंपनियों की सेहत है वो सुधरी है, थोड़ा सा बाजार का भाव भी बढ़ा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीनी कीमतें बेहतर हुई है। यही वजह है कि इस वक्त रिकॉर्ड स्तर पर FRP 315 रुपये प्रति क्विंटल का ऐलान किया गया है। चीनी कीमतें भी बेहतर हुई हैं, तो उससे चीनी मिलों को भी फायदा होगा और किसानों को सही समय पर भुगतान भी होगा। जी जी जी, निश्चित तौर पर तो ये कहीं ना कहीं किसानों के चेहरों पर मुस्कान लाएंगे आज कैबिनेट के जो फैसले हैं। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और भारतीय जनता पार्टी की नेता स्मृति ईरानी ने आज एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की अमेरिका की यात्रा पर सवाल उठाए हैं और उसके साथ ही उन्होंने एक तस्वीर साझा की पत्रकारों के साथ में और इस तस्वीर में राहुल गांधी की एक महिला के साथ मुलाकात हुई। उससे क्या बात कर रहे थे इसका खुलासा राहुल गांधी कर सकते हैं खुद ही, ये सवाल स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के लिए पूछा। मेरे हाथ में वो तस्वीर है जिसमें एक ऐसी महिला विद्यमान है श्री गांधी के साथ जिनका नाम सुनीता विश्वनाथ है। ये तस्वीर अमेरिका में राहुल गांधी की उनकी मुलाकात की है। जॉर्ज सोरोस द्वारा फंडेड, सपोर्टेड फाइनेंशियली। इस महिला से क्या गुफ्तगू कर रहे थे श्री गांधी, इसका खुलासा केवल श्री गांधी कर सकते हैं। तो क्या गुफ्तगू कर रहे थे इसका खुलासा सिर्फ राहुल गांधी ही कर सकते हैं। आगे भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी ने जॉर्ज सोरोस के सहयोगी के साथ बैठक की। राहुल गांधी की 4 जून की बैठक के लिए एक व्यक्ति का नाम और नंबर उपलब्ध है जिसका संबंध जमाते इस्लामिक के साथ है। श्री गांधी की 4 जून की न्यूयॉर्क की बैठक में रजिस्ट्रेशन के लिए एक व्यक्ति का नाम और नंबर दिया गया। उस व्यक्ति के श्री अंसारी, उनके संबंध पाए गए इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका से।
इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका के बारे में 28 फरवरी 2019 में यूएस कांग्रेस में, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में एक रेजोल्यूशन के बारे में कहा गया कि इसका संपर्क और संबंध जमाते इस्लामी के साथ है। इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रजनीश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश, बड़ा हमला राहुल गांधी पर बोला गया है, जॉर्ज सोरोस के सहयोगियों के साथ संबंध, जमाते इस्लामी के साथ संबंध, राहुल गांधी के लिए अगर राजनीतिक रूप से देखा जाए तो ये मुश्किल भरा हो सकता है, क्या कहेंगे? बिल्कुल निखिल, अगर राहुल गांधी की यात्रा के बारे में बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी ये सवाल उठाए हैं कि वो जब भी जाते हैं देश विरोधी ताकतों से मिलते हैं और देश विरोधी जो काम होते हैं उस पर लिप्त रहते हैं। अभी जिस तरह आज भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि जो सुनीता विश्वनाथ है उनके साथ जो बातचीत कर रहे हैं, जो वही सुनीता विश्वनाथ हैं जो जॉर्ज सोरोस के फाइनेंशियल फंडिंग उनको मिलती है, वो काम करती हैं और उनके बारे में सब जानते हैं कि वो किस तरह है, तो वो हमेशा देश विरोधी काम करती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पे कहा कि राहुल गांधी बताएं कि उनके साथ क्या बातचीत कर रहे थे। और दूसरा उन्होंने साफ तौर पे कहा भारतीय जनता पार्टी ने कि जॉर्ज सोरोस वही हैं जो भारत में एकदम जो सरकार बनी उसको अस्थिर करने की कोशिश में हमेशा लगे रहते हैं। इस चीज को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी ने सवाल पूछे कांग्रेस से और साथ में उन्होंने सलील सेट्टी की बात की जो ओपन सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। सलील सेट्टी वही हैं जो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ थे। ये भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पर कहा कि ऐसे लोगों से राहुल गांधी हमेशा क्यों मिलते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से इस चीज़ पे सवाल उठाती रही है कि राहुल गांधी जब जाते हैं विदेश में जाते हैं वो भारत से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं और भारत की जो सरकार होती है उसकी आलोचना करते हैं, वो तो ठीक है। राजनीति अलग चीज़ है लेकिन राष्ट्रनीति अलग चीज़ है। राहुल गांधी राजनीति के साथ साथ राष्ट्रनीति को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। निखिल जी, निश्चित तौर पर। और अब इसके लिए अगर इस आधार पर देखा जाए तो एक वेल रिसर्च्ड पेपर के साथ में तस्वीर भी पेश की है कांग्रेस की तरफ से। फिलहाल तो अभी शायद कोई रिएक्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन लगातार राहुल गांधी के ऊपर हमले हो रहे हैं उनकी विदेश यात्राओं को लेकर के। और जब भी चाहे वो लंदन गए हो और चाहे इस बार अमेरिका गए तो वहाँ पर भी जो उनके बयान रहे हैं वो शायद कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलों भरे हो सकते हैं, या बल्कि ये कहा जाए कि उनके लिए फायदे से ज्यादा नुकसान के लिए रहे हैं। जी बिल्कुल निखिल, अगर राहुल गांधी की यात्रा की बात करें तो साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी ये हमेशा कहती रही है कि आप राजनीति करिए, इसका कोई दो राय नहीं है, लेकिन राष्ट्र को कोई नुकसान न पहुंचे। आप एक स्थिर सरकार के बारे में आप जाके वहाँ पे बयान देते हैं और उसके बाद यहाँ पे जो अल्पसंख्यक उनको लेकर वहाँ पे बयान देते हैं। आपको अगर कोई बात रखनी है तो आप अपने देश में रखिए, अपने देश के लोगों को सामने रखिए, लेकिन विदेश में रख रहे हैं और ऐसे लोगों के साथ रख रहे हैं जो देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो राहुल गांधी से भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पे सवाल किया है कि राहुल गांधी इसका जवाब दें कि जॉर्ज सोरोस से इनका क्या संबंध है, सलील सेट्टी जो उनके साथ थे उससे क्या संबंध है, और सुनीता विश्वनाथ जो उनके साथ बैठी थी गुफ्तगू कर रही थी उनके साथ क्या संबंध है, राहुल गांधी बताएं। और साथ में ये भी चर्चा है, एक अंसारी का नाम लिया गया जो जामियत इस्लामिक जो आतंकी संगठन है उनको उनके साथ उनका नाम जोड़ा जाता है। उस पर भी भारतीय जनता पार्टी ने सवाल किया है कि राहुल गांधी इन सब पूरे मुद्दे पे बताएं, देश के सामने आके इसका जवाब दें। जी, निश्चित तौर पर तो कांग्रेस की बारी है, कांग्रेस को इसका जवाब देना चाहिए। अदरवाइज जो कहीं ना कहीं ये सफाई पेश करने की ज़रूरत कांग्रेस के लिए है। प्रदीप, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए, रजनीश त्रिपाठी। और अब बात करेंगे भारतीय के शेयर बाजार की। भारतीय शेयर बाजार के लिए आज ऐतिहासिक दिन साबित हुआ है। शेयर बाजार के दोनों प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी बुधवार को रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए। सेंसेक्स जहां करीब 499.39 अंकों की तेजी के साथ 63,915 के स्तर पर बंद हुआ, वहीं निफ्टी 154.70 के अंक बढ़कर 18,972 के स्तर पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय सेंसेक्स 64,000 और निफ्टी 19,000 के ऑल टाइम हाई लेवल को पार कर गया था। तो बाजार में लगातार बढ़त जारी है। हमारे संवाददाता अजय मिश्रा इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, किस तरह से देखा जाए इस रिकॉर्ड तेजी को
और कैसे समझना चाहिए, क्या इसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं या ये कहा जाए कि इसके क्या दूरगामी परिणाम हैं? किस तरह से इस पूरे मार्केट को एक लेमैन की तरह पे अगर मैं आपसे समझना चाहूँ, कैसे समझाएंगे कि इसके क्या निहितार्थ हैं और क्या कारण है? देखिए, शेयर बाज़ार में तेज़ी और गिरावट का सिलसिला लगातार जारी रहता है। जैसा कि हम जानते हैं कि बाज़ार में ये दो ही तरह की स्थितियां बनती हैं, लेकिन तमाम वैश्विक परिस्थिति के बावजूद अगर भारतीय शेयर बाज़ार में रिकॉर्ड लेवल बनता है तो उस दिन खबर बनती है। आज की खबर इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि तमाम वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो सकारात्मक खबरें आई हैं एक के बाद एक, उसका असर दिखाई दिया है। और आज हमने आंकड़ों में देखा कि पहली बार निफ्टी ने 19,000 का आंकड़ा पार किया और 63,600 के पार सेंसेक्स आज दिखाई दिया। ऑल टाइम हाई दोनों टच करते हुए नजर आए। आप देखें तो मेटल्स को छोड़ करके सभी इंडेक्स ग्रीन में रहे हैं। इसका मतलब स्पष्ट है कि कितना वाइड स्प्रेड आपको सपोर्ट मिला है खरीदारों की तरफ से। अमेरिकी अर्थव्यवस्था या वहाँ पर जो शेयर बाज़ार हैं उन्होंने थोड़ा सा सपोर्ट किया। एशियाई बाज़ारों में भी तेज़ी दिखाई दी। मिक्स्ड रहा एशियाई बाज़ार, लेकिन भारतीय बाज़ारों में आज तेज़ी ज़्यादा दिखाई दी। उसकी वजह यही है कि जो भारतीय बाज़ार हैं उसमें सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस आज के दिन आप देखें तो फाइनेंशियल सेक्टर ने किया। और उसकी भी वजह यह है कि जो फाइनेंशियल सेक्टर में स्टेबिलिटी को लेकर के पॉजिटिव खबरें आ रही हैं, उसका असर निवेशकों के इस रुझान के रूप में आप देख सकते हैं। जी, आपको सुन पा रहा हूं मैं। अजय, आप अपनी बात जारी रखिए। जी, एक बार सवाल आप जी अजय, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। मैं आपको सुन रहा था। दरअसल उसके जैसे आपने बताया कि क्या कुछ रहा है, मेटल सेक्टर को छोड़कर बाकी जो सेक्टर्स रहे हैं वो ग्रीन में रहे हैं। दरअसल मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि इसकी वजह क्या रही है और इसका क्या कोई अर्थव्यवस्था पर असर, या इसको किस तरह इसके आफ्टर इफेक्ट्स कैसे समझना चाहिए इस पूरी प्रक्रिया को? देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था को अगर आप स्पष्ट तौर पर देखें तो जहां पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं मंदी के चपेट में हैं, मिसाल के तौर पर आप देखें पूरा का पूरा यूरो जोन जिसमें 20 अर्थव्यवस्थाएं हैं, उसकी पहली तिमाही के अगर आप नतीजे देखें तो -0.1 यानी नेगेटिव टेरिटरी में रिसेशन की बात वहां पर चल रही है, मंदी की बात है। और यूएस में भी आप देखें 2 क्वार्टर लगातार वो नेगेटिव जोन में है। हालांकि अभी वहाँ बहस चल रही है इस बात पर अर्थशास्त्रियों में और प्रेसिडेंट बाइडेन में कि इसको टेक्निकल रिसेशन कहा जाए या ना कहा जाए। राष्ट्रपति कहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत है, हम लगातार नौकरियां दे रहे हैं, महंगाई पर काबू पा रहे हैं, इसलिए भले ही हम नेगेटिव जोन में हैं, विकास दर के लिहाज से आप इसको रिसेशन मत कहिए, हम और भी मजबूती की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इससे सहमत नहीं हैं। जो कंपनीज हैं, जो कॉर्पोरेट जगत है, वहाँ का स्टॉक मार्केट है, वो तो कहता है टेक्निकली हम रिसेशन में हैं। तो आप सोचिए अमेरिका और यूरोजोन जैसी दो बड़ी जो इकोनॉमीज अगर रिसेशन में है और हमारी अर्थव्यवस्था S&P ग्लोबल की रिपोर्ट बोलती है कि अगले 3 सालों तक सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी होगी। एक दूसरी रिपोर्ट बोलती है कि 2028 तक हम दुनिया की तीसरी और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। और उसके साथ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आती है जो ये कहती है कि भारत में वित्तीय व्यवस्था मजबूत बनी हुई है, बैंकों का NPA लगातार कम हो रहा है, वो 10 सालों के सबसे निचले स्तर पर है, 3.9% के स्तर पर है, नेट NPA 1% के स्तर पर है और इसमें और भी बेहतरी होने की उम्मीद है। मार्च 2024 तक नेट NPA जो ग्रॉस NPA है वो 3.6% पर आ जाएगा। तो ये आंकड़े उम्मीद जगाते हैं भविष्य के लिए और इसीलिए आप जानते हैं कि मार्केट जो है भविष्य की ओर देखता है और इसीलिए आपको आज ये तेजी नजर आई है। हालांकि इसमें कुछ प्रॉफिट बुकिंग आगे चलते हुए देख सकते हैं आप, लेकिन ये अर्थव्यवस्था में निवेशकों का विश्वास है जो इस आंकड़ों के जरिए आपको दिखाई दे रहा है। जी, निश्चित तौर पर अर्थव्यवस्था में निवेशकों का विश्वास है और ये आंकड़े इस सेंसेक्स के माध्यम से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए अजय। तो खबर पर नजर के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।